हेलो बच्चों, बिल्कुल मजे में। तो आज अपन कोरलेस फोर्स के ऊपर कुछ एडवांस प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे लेवल के होंगे। अब चालू करने से पहले मैं तुम्हें रिकमेंड करना चाहता हूँ कि तुम ये पहले दो वीडियो देख लेना। एक वीडियो मैंने कोरलेस एस्केलेशन के ऊपर बना रखी है और एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बना रखी है कि रोटेटरी फ्रेम में अपन सूडो फोर्स कैसे अप्लाई करते हैं। ये मतलब बेस्ट वीडियो है इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। अगर तुमने ये देख रखा होगा तो ये जो एडवांस प्रॉब्लम सेशन है ना कोरलेस फोर्स के ऊपर, तुम्हें बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ आएगा और हो सकता है कि प्रॉब्लम तुम खुद से ही कर लो। तो चलो चालू करता हूँ मैं। तो ये अपने पास पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रेविटी वगैरह कंसिडर नहीं करनी है, क्वेश्चन में बोल दिया गया है। ये अपने पास बेसिकली एक सॉलिड स्फीयर है और इस सॉलिड स्फीयर के अंदर ये बेसिकली एक ग्रूव है, ठीक है। और इस सॉलिड स्फीयर को मैं विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से घुमा रहा हूँ। तो यहाँ पर अपने पास ये जो ओमेगा है ना वो कांस्टेंट है। तब तुम देखो, एक अपने पास बेसिकली ब्लॉक है, ठीक है, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से ए डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो ये जो मैंने सिचुएशन बना रखी है ना वो बेसिकली टी इज इक्वल टू जीरो की बना रखी है कि मैंने अब इस स्फीयर को घुमाना चालू करा है विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है, और वो ओमेगा कांस्टेंट है। तो अब तुम्हें क्या बताना है? तुम्हें बताना है कि जो ब्लॉक पर लगने वाला जो नॉर्मल है ना वो क्या होगा और ब्लॉक की जो रेडियल स्पीड है वो क्या होगी एज अ फंक्शन ऑफ आर। और आर के रिप्रेजेंट कर रहा है, आर इज द सेपरेशन फ्रॉम इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब इस क्वेश्चन को मैं है ना दो मेथड से करूंगा। पहले वाले मेथड में मैं इस क्वेश्चन को बेसिकली ग्राउंड फ्रेम से करूंगा। दूसरे वाले मेथड में मैं इस क्वेश्चन को बेसिकली रोटेटरी फ्रेम से करूंगा। अब बुक्स में जो सॉल्यूशन गिवन होता है ना वो बेसिकली रोटेटरी फ्रेम वाला ही गिवन होता है, ग्राउंड फ्रेम वाला गिवन नहीं होता। और रोटेटरी फ्रेम में भी बस वो रेडियल स्पीड ही पूछते हैं, नॉर्मल नहीं पूछते, ठीक है। तो अपन तो इसको दोनों मेथड से करेंगे, मतलब ग्राउंड फ्रेम वाले से भी करेंगे और रोटेटरी फ्रेम वाले से भी करेंगे और सवाल का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। तो चलो चालू करते हैं। तो पहले मैं ना ग्राउंड फ्रेम से करूंगा। तो पहले मैं बेसिकली ग्राउंड फ्रेम से करूंगा, ठीक है। तो अब तुम देखो, जैसे कि क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि ग्रेविटी वगैरह कुछ है नहीं तो mg वगैरह वाला फैक्टर कुछ आएगा नहीं। अब तुम देखो, अब इस ब्लॉक पर केवल एक ही फोर्स लगेगा, वो लगेगा नॉर्मल, जो कि एक ग्रूव की सरफेसेस अप्लाई कर रही होती है। अब जो नॉर्मल भी जो लगेगा ना वो बेसिकली कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, तो कुछ ऐसे लगेगा नॉर्मल। आ रहा समझ तुम्हें? दूसरे कलर से भी बना देता हूँ ताकि तुम्हें बढ़िया दिखे। तो नॉर्मल तुम्हारा कुछ ऐसे लगेगा, देख लो। मतलब जो कॉमन सरफेस है ना उसके परपेंडिकुलर। अब तुम देखो, ये जो मैंने सिचुएशन बनाई है ना वो बेसिकली किसी टाइम टी पर बनाई है। भाई ग्राउंड फ्रेम वाले को तो ऐसे ही तो लग रहा होगा ब्लॉक जाता हुआ। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो ब्लॉक है ना अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस दूर है और ये अपने पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये जो सॉलिड स्फीयर है वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है। तो अब मैंने जो कोरलेस एस्केलेशन के ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बेसिकली ये बताया था कि अगर तुम्हारा पार्टिकल जनरल प्लेनर मोशन कर रहा है ना तो पार्टिकल का एस्केलेशन क्या होगा जनरल प्लेनर मोशन में इन पोलर फॉर्म। तुम देखो ये बता रखा मैंने। तो आर कैप के अलॉन्ग जो एस्केलेशन आता है ना वो क्या आता है बेसिकली डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और थीटा कैप के अलॉन्ग जो एस्केलेशन आता है वो क्या आता है टू ओमेगा डी आर बाई डी टी प्लस आर एल्फा। सही है। तो यहाँ पर तुम देखो आर कैप के अलॉन्ग जो अपने पास एस्केलेशन आएगा वो क्या आएगा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और थीटा कैप के अलॉन्ग अपने पास जो एस्केलेशन आएगा वो क्या आएगा टू ओमेगा डी आर बाई डी टी प्लस आर एल्फा। यहाँ पर ये डी आर बाई डी टी है ना वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियल स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियल स्पीड, ठीक है। तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर को मैं बेसिकली ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो डी वी आर बाई डी टी, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कैसे वी आर डी वी आर बाई डी आर
भाई तुम लिखते तो हो ऐसे कि जैसे तुम्हारा जो एस्केलेशन है, मतलब ए एक्स, वो क्या लिखते हो तुम? तो ए एक्स को तुम ऐसे लिखते हो ना, डी वी एक्स बाई डी टी, या फिर वी एक्स डी वी एक्स बाई डी एक्स। तो वही सेम तरीके से मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब तुम देखो इधर, अगर मैं ब्लॉक का एफ बी डी बनाऊँ, तो ये अपने पास ब्लॉक है जिसका मास एम है, ठीक है। इस ब्लॉक पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है जो कि नॉर्मल लग रहा है, और जो भी इस तरफ लग रहा है, ठीक है। तुम्हारे इस तरफ, किस तरफ? नॉर्मल के परपेंडिकुलर या ग्रूव की सरफेस के अलोंग कोई भी फोर्स नहीं है, तो इस तरफ जो फोर्स है वो तुम्हारा जीरो है। तो इस तरफ जो एस्केलेशन होना चाहिए, मतलब आर कैप के अलोंग जो एस्केलेशन होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। और थीटा कैप के अलोंग जो तुम्हारे पास नेट फोर्स आ रहा है वो बेसिकली बस नॉर्मल का आ रहा है। तो किसके बराबर होगा? जो भी तुम्हारे ब्लॉक का मास है इनटू इस तरफ का एस्केलेशन, जिसको मैं ए डैश बोल देता हूँ। सही कि नहीं? ये तो मैं बोल ही सकता हूँ ना, मतलब एफ नेट बराबर एम एस, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो तुम देख सकते हो कि आर कैप के अलोंग जो मेरे पास एस्केलेशन होता है ना, वो क्या होता है? वो होता है मेरे पास डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो ये मेरा जीरो होना चाहिए यार, सही है, क्योंकि आर कैप के अलोंग कोई भी फोर्स नहीं है। और थीटा कैप के अलोंग अपने पास जो एस्केलेशन था वो बेसिकली क्या था? ये था टू ओमेगा डी आर बाई डी टी प्लस आर एल्फा। अब तुम देखो, जो अपना ओमेगा है, जो अपना ओमेगा है वो कांस्टेंट है। अगर ओमेगा कांस्टेंट है, इसका ये मतलब है कि एल्फा क्या होगा? जीरो होगा। तो थीटा कैप के अलोंग जो अपने पास एस्केलेशन होगा ना, वो बेसिकली बस टू ओमेगा डी आर बाई डी टी होगा, क्योंकि आर एल्फा तो मेरा जीरो हो जाएगा। अब तुम देखो, थीटा कैप के अलोंग केवल एक ही फोर्स लग रहा है जो कि नॉर्मल लग रहा है, वो किसके बराबर होगा? मास इनटू जो भी तुम्हारा थीटा कैप के अलोंग एस्केलेशन है, मतलब टू ओमेगा डी आर बाई डी टी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नॉर्मल किसके बराबर होगा? टू एम ओमेगा, और डी आर बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है? रेडियल स्पीड, तो उसको मैं वी आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये अपने पास नॉर्मल है। तो अगर मेरे को ये पता चल जाए कि जो रेडियल स्पीड है वो एज अ फंक्शन ऑफ आर क्या है, तो बाय डिफॉल्ट मेरे को ये भी पता चल जाएगा कि नॉर्मल एज अ फंक्शन ऑफ आर क्या है, जो कि नॉर्मल के एक्सप्रेशन में बेसिकली वी आर आ रहा है। तो अब तुम देखो इधर, मुझे पता है कि डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर वो किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर है। और इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं बेसिकली लिख सकता हूँ वी आर डी वी आर बाई डी आर। सही है। किसके बराबर होगा ये? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर होगा। तो इसको मैं लिखूंगा बेसिकली वी आर डी वी आर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर डी आर। इंटीग्रेट इंटीग्रेट, जब तुम्हारा आर ए के बराबर था, मतलब जब तुम्हारा ब्लॉक है ना अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन से ए डिस्टेंस दूर था, तुम देखो ए डिस्टेंस दूर था, तो ब्लॉक की जो रेडियल स्पीड है, जो ब्लॉक की जो रेडियल स्पीड है वो तो जीरो थी ना, क्योंकि जस्ट चालू करा था अपन ने घुमाना। तो वी आर की वैल्यू जीरो थी। जब तुम्हारा ब्लॉक एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस दूर है, मतलब जब रेडियल डिस्टेंस आर के बराबर है, तो ब्लॉक की रेडियल स्पीड क्या होगी ये तुम्हें निकालना है। क्या आएगा? वी आर का होल स्क्वायर बाई टू, लिमिट्स फ्रॉम जीरो टू वी आर। यहाँ पर क्या आएगा बेसिकली? तो ओमेगा स्क्वायर तो अपने पास कांस्टेंट है, आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या जाएगा? आर स्क्वायर बाई टू, लिमिट्स फ्रॉम ए टू आर। तो क्या आ रहा है इसको सॉल्व करके? इसको सॉल्व करके आ रहा है बेसिकली वी आर का, एक सेकेंड, वी आर का होल स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू। यही आ रहा है, टू से टू निपटा। तुम्हारे पास जो वी आर आ रहा है वो क्या आ रहा है बेसिकली? ओमेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये अपने पास रेडियल स्पीड है एज अ फंक्शन ऑफ आर, तुम देख सकते हो। अब अपन को पता है कि नॉर्मल की वैल्यू कितनी थी अपने पास? टू एम ओमेगा वी आर। तो नॉर्मल एज अ फंक्शन ऑफ आर क्या आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा टू एम ओमेगा, और वी आर की वैल्यू अपने पास ओमेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ओमेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या आ गया अपने पास? ये टू एम ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये अपने पास नॉर्मल एज अ फंक्शन ऑफ आर आ चुका है।
तो ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है ना, वो बेसिकली ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करा है, तुम देख सकते हो। अब अपन इस क्वेश्चन को है ना रोटेटरी फ्रेम से सॉल्व करेंगे, तो चलो करते हैं। तो तुम देखो, अब जो मेरा ऑब्जर्वर है ना, वो बेसिकली एक्सिस के साथ रिजिडली अटैच है। तो ये अपने पास मेथड 2 है। ऑब्जर्वर इज rigidly attached with axis of rotation। तो ये कौन सा ऑब्जर्वर हो गया? तो ये जो ऑब्जर्वर है ना, वो तुम्हारा कोई ट्रांसलेट तो कर नहीं रहा है, वो बेसिकली बस रोटेट कर रहा है। ये कौन सा ऑब्जर्वर है अपने पास? रोटेटरी ऑब्जर्वर है। तो अगर मैं इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सॉल्व करूं, तो तुम देखो, तो मेरे को बेसिकली सूडो फोर्स अप्लाई करने पड़ेंगे, सही है कि नहीं? सूडो फोर्स अप्लाई करूंगा मैं। अब रोटेटरी ऑब्जर्वर के केस में 3 तरीके के सूडो फोर्स के कंपोनेंट्स आते हैं। एक तो कोरिलेस वाला, एक अपने पास सेंट्रीफ्यूगल वाला, और एक अपने पास है यूलर वाला। तो मुझे पता है कि यूलर वाला जो कंपोनेंट है वो तो जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि अल्फा मेरा जीरो है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला जो कंपोनेंट है वो बेसिकली क्या होगा? वो अपने पास हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और डायरेक्शन किधर होगा? ये रेडियली आउटवर्ड। मतलब मैं मान लेता हूँ कि किसी इंस्टेंट पर जो तुम्हारा ब्लॉक है ना, वो अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस दूर है। तो ये मैंने वो ब्लॉक बना दिया। तो जो तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा? रेडियली आउटवर्ड लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो ये तुम्हारे पास वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। क्योंकि अब तुम देखो, ये जो रोटेटरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है ना, तुम्हारा जो ब्लॉक है ना, वो केवल बस बाहर जाएगा और कहीं नहीं जाएगा वो, ठीक है? अब बचा कोरिलेस फोर्स वाला। तो कोरिलेस फोर्स क्या होता है बेसिकली अपने पास? 2m v रोटेटरी क्रॉस ओमेगा वेक्टर। अब यहाँ पर ये v रोटेटरी क्या होता है बेसिकली, या v रिलेटिव बोल लो। तो मतलब ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो मुझे पता है कि v ए बी वेक्टर, अगर मेरा जो b है वो रोटेटरी वाला है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखता हूं मैं? वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर ए बी वेक्टर, ऐसे लिखता हूं मैं। तो यहाँ पर तुम देखो, वी बी वेक्टर तो तुम्हारा जीरो है, क्योंकि जो तुम्हारा ऑब्जर्वर है, यहाँ पर बी तुम्हारा ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर बस रोटेट कर रहा है, ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, ठीक है? तो वी बी वेक्टर तो जीरो होगा, लेकिन ये वाला बेसिकली आएगा फैक्टर कौन सा? ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर ए बी वेक्टर वाला। मतलब सिचुएशन क्या है? ये तुम्हारे पास वो ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्वर है ना, वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ घूम रहा है। जो तुम्हारा ब्लॉक है ना, मतलब जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो आर डिस्टेंस दूर है, और इस ब्लॉक के पास एक वेलोसिटी का कंपोनेंट तो बेसिकली रेडियल डायरेक्शन में है, जिसको मैं वी आर बोल देता हूँ, और एक कंपोनेंट बेसिकली इस तरफ है, ठीक है? और ये कितना होगा अपने पास? ओमेगा आर। भाई ये वाली वेलोसिटी तो आएगी ब्लॉक के पास, सही है कि नहीं? क्योंकि ये कंस्टेंट है ना, कि अगर ग्रूव घूम रहा होगा तो ये ब्लॉक भी बेसिकली घूम रहा होगा, ठीक है ना? तो एक ये वाली वेलोसिटी तो आएगी बेसिकली ओमेगा आर वाला। अब ये तो मैंने ग्राउंड फ्रेम में बनाया बेसिकली, ये जो चीज बनाई है ना, ये ग्राउंड फ्रेम में ऐसा होगा। तो अब तुम देखो, ऑब्जर्वर के फ्रेम में, इन फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर, मैं ऑब्जर्वर की वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ूंगा।
तो ये वाला फैक्टर तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये वाला फैक्टर जुड़ेगा। और ये किधर जुड़ेगा? अब कौन सी बात है, ये जो जुड़ेगा ना वो तुम्हारा नीचे की तरफ जुड़ेगा, ओमेगा आर। तो ये वाला और ये वाला फैक्टर कट जाएगा, तो बचेगा कौन सा? ये वाला फैक्टर बचेगा। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो तुम्हारा ब्लॉक है ना वो बस रेडियली आउटवर्ड जाएगा, ठीक है। लेकिन ग्राउंड फ्रेम में तुम देख सकते हो जो तुम्हारा ये ब्लॉक है ना वो बेसिकली ऐसे घूम भी रहा है और बाहर की तरफ भी जा रहा है। तुम देखो ऐसे ये घूम भी रहा है और ये बाहर की तरफ भी जा रहा है। तो वही तो मैंने बोला, वो ओमेगा आर वाले फैक्टर के कारण आ रहा था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कुछ सिचुएशन तुम्हें समझ आ रही होगी। अब तुम देखो, मतलब यहाँ पर ये जो वी रोटेटरी है ना वो बेसिकली यही है बस, वी आर, जो कि किधर है? बाहर की तरफ है। तो वी आर तुम्हारा बाहर की तरफ है और ओमेगा वेक्टर कहाँ है तुम्हारा? ओमेगा वेक्टर तुम्हारा बेसिकली ये जो तुम्हारा स्क्रीन का जो प्लेन है ना तो उसके बाहर आ रहा है। मतलब जो अपने पास वी रिलेटिव वेक्टर या वी रोटेटरी वेक्टर कुछ भी बोल लो, तो ये तो अपना बाहर की तरफ है। और जो अपने पास ओमेगा वेक्टर है वो किधर है? अपना स्क्रीन की प्लेन के बाहर। ओमेगा वेक्टर अपना इधर है। तो अगर मैं इनका क्रॉस करूं तो जो अपने पास डायरेक्शन आ रही है ना वो अपनी आ रही है नीचे की तरफ। मतलब जो कोरिलेस फोर्स जो लग रहा है ना वो नीचे की तरफ लग रहा है, सही है। तो कोरिलेस फोर्स अपना लगा नीचे की तरफ और ये कितना लगेगा? ये लगेगा अपने पास 2m VR इंटू ओमेगा, सही है। तो ये अपना जो कोरिलेस फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है। दूसरे कलर से बना देते हैं यार। तो नीचे की तरफ तो अपना क्या लग रहा है? कोरिलेस फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है? 2m VR इंटू ओमेगा। बाहर की तरफ क्या लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब मुझे पता है कि जो ब्लॉक है ना वो नीचे की तरफ तो मूव कर नहीं सकता, तो इसको काउंटर बैलेंस कौन करेगा? बेसिकली नॉर्मल करेगा, सही कि नहीं। तो नॉर्मल अपना किसके बराबर आ गया? नॉर्मल अपना बराबर आ गया है 2m VR इंटू ओमेगा। और एक तरीके से VR बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियल स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब तुम देखो इस रोटेटरी फ्रेम में तुम्हारा इस डायरेक्शन में जो तुम्हारा नेट फोर्स बचा वो बेसिकली बस ये बचा, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो ये जो तुम्हारा नेट फोर्स बचा है ये किसके बराबर होगा? मास इंटू उस तरफ का जो भी एस्केलेशन होगा, ठीक है, उसके फ्रेम में। तो m से m कट गया तो एस्केलेशन कितना आ रहा है अपने पास? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर आ रहा है इस तरफ का। मतलब जो अपना ये जो ब्लॉक रेडियल डायरेक्शन में जो चल रहा है, ठीक है, उस रोटेटरी फ्रेम के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ मैं ये। तो ये किसके बराबर होगा? ये अपना बराबर होगा वी आर डी वी आर बाय डी आर के। ये तो मैं लिख ही सकता हूँ ना। तो एक तरीके से तुम देख सकते हो कि वी आर डी वी आर तुम्हारा किसके बराबर होगा? ओमेगा स्क्वायर आर डी आर के बराबर होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट। तो जब तुम्हारा आर ए के बराबर है तो वी आर तुम्हारा 0 के बराबर है। जब तुम्हारा आर आर के बराबर हो जाएगा तो वी आर तुम्हारा वी आर के बराबर हो जाएगा। तो क्या आएगा? ये वी आर का होल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, और यह आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2। 2 से 2 गया, वी आर क्या आ गया? वी आर अपने पास आ गया है ओमेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो दोबारा तुम देख सकते हो रेडियल स्पीड तुम्हारी यही आ रही है। और तुम देख लो जो तुम्हारा नॉर्मल है वो दोबारा वो सेम ही आ रहा है। तो ये प्रॉपर तरीका है इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने का, ठीक है। तुम्हें जो करवाया जाता है ना वो बस ये बोल दिया जाता है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? वी आर डी वी आर बाई डी आर के बराबर हो जाएगा। तो वहां से अपन रेडियल स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ आर निकाल सकते हैं। तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता कि कोरिलेस फोर्स के ऊपर। तो इस कोरिलेस फोर्स के कारण ही बेसिकली क्या आता है? नॉर्मल आता है जब मैं इस रोटेटरी फ्रेम के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा होता हूँ। क्योंकि तुम किसी की भी फ्रेम में सॉल्व करो जो तुम्हारा नॉर्मल है वो तो सेम ही होगा ना भाई। नॉर्मल तो रियलिस्टिक फोर्स है ना, तो नॉर्मल की वैल्यू तो हर एक फ्रेम में सेम ही आएगी, उसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिया और ये क्वेश्चन ही अपना बेस होगा आगे आने वाले क्वेश्चनों के लिए। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस थिन रॉड wearing a sleeve of a mass m is being rotated at a constant angular velocity omega about a stationary vertical axis through one of its end.
The sleeve is held stationary with respect to the rod at a distance r is equals to r1 from the axis with the help of the light cord as shown in the figure. तो तुम देखो यहाँ पर स्लीव लिखा हुआ है, मैं तो बीड ही बोल दूंगा, मेरे को बीड बोलने की आदत है। ये अपने पास वो लाइट कॉर्ड है और ये लाइट कॉर्ड की मदद से जो अपना ये बीड है ना वो बेसिकली रॉड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। तो बीड के पास इस तरफ कोई स्पीड होगी नहीं, जो भी स्पीड होगी वो तुम्हारी इस तरफ होगी जो कि ओमेगा r1 होगा, क्योंकि इनिशियल दूरी तुम्हारे पास r1 के बराबर है। अब तुम देखो इस तरफ की स्पीड ओमेगा r1 क्या होगा, क्योंकि जो तुम्हारे रॉड के इस पॉइंट की जो स्पीड है वो इस तरफ ओमेगा r1 ही है, तो बीड की भी इस तरफ ओमेगा r1 ही होगी, क्योंकि कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए जब भी कांटेक्ट मेंटेन रह सकता है। ये तुमने पढ़ रखा होगा एनएलएम में वेज कांस्टेंट में, ठीक है। अब क्या बोल रही है, एट सम इंस्टेंट ऑफ द टाइम द कॉर्ड इज कट, फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन मेंटेनिंग द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड कांस्टेंट अंटिल द स्लीव स्लाइड्स टू अ डिस्टेंस r इक्वल्स टू r2। अब तुम देखो यहाँ पर ये एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है रॉड की एंगुलर वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए, तो इसका रीजन भी अपन समझेंगे, ठीक है। तो चालू करते हैं, चलो। तो अब तुम देखो ये तुम्हारी वो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट तुम्हारा जो रॉड है वो रोटेट कर रहा है। रॉड अपनी ये रही, दूसरे से बना लेते हैं एक सेकेंड में, ये रही रॉड अपनी, और किसी इंस्टेंट पर जो अपने पास ये बीड है ना वो एक्सिस से कितनी दूरी पर है, r डिस्टेंस पर है। और ये जो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ना वो बेसिकली रोटेटरी ऑब्जर्वर के फ्रेम में सॉल्व करूंगा। तो ये मेरा ऑब्जर्वर है जो कि इस एक्सिस के साथ अटैच है, तो कौन सा ये रोटेटरी ऑब्जर्वर। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो तुम्हारा बीड है ना वो बेसिकली बस इस तरफ ही जा रहा होगा, तो इस तरफ जाने वाली वेलोसिटी को मैं क्या बोल रहा हूँ, वी बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। अगर मैं इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहता हूँ रोटेटरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो मेरे को सूडो फोर्स अप्लाई करने पड़ेंगे, और सूडो फोर्स के बेसिकली 3 कंपोनेंट होंगे, एक तो कोरलेस वाला, एक सेंट्रीफ्यूगल वाला और एक यूलर वाला। मुझे पता है कि यूलर वाला कंपोनेंट 0 होगा क्योंकि ओमेगा के अपने पास कांस्टेंट है, तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा कितना हो गया, 0 हो गया। तो अगर मैं बीड का एफबीडी बनाऊं, बीड का एफबीडी, और ये जो मैं एफबीडी बना रहा हूँ ना वो बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर के फ्रेम में बना रहा हूँ मैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो मेरा रेडियली आउटपुट लगेगा, कितना लगेगा, m ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियल डिस्टेंस जो कि r के बराबर है। अब तुम देखो इधर ये तुम्हारा ऑब्जर्वर है जो कि x के साथ रिजिडली अटैच है और ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है, और ये अपने पास वो बीड है जो कि इस ऑब्जर्वर से r डिस्टेंस दूर है, ठीक है। एक तो इसके पास ये रेडियल स्पीड है vr, और एक इसके पास जो स्पीड होगी ना वो अंदर की तरफ होगी ओमेगा r, और ये तो हमें पता है कि ओमेगा r क्यों होगी। तो अगर मैं ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस बीड की वेलोसिटी निकालूं तो मेरे को बेसिकली बाहर की तरफ ओमेगा r जोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है कि वी ए बी वेक्टर किसके बराबर होता है अगर बी तुम्हारा रोटेटरी वाला है, तो वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर ए बी वेक्टर। तो ये तो तुम्हारा 0 हो गया भाई, ये ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, मतलब ये जो ऑब्जर्वर वो ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये घूम तो रहा है ना, तो इसके कारण ये वाला इफेक्ट आएगा, तो इसके कारण ये भी आएगा। तो ऑब्जर्वर के फ्रेम में ये और ये एक दूसरे को काट लेंगे तो बचेगा कौन सा अपने पास, वी आर बचेगा, ठीक है। तो अपने पास जो रिलेटिव स्पीड है या रिलेटिव वेलोसिटी है ऑब्जर्वर के फ्रेम में बीड के पास वो बेसिकली इस तरफ है जो कि वी आर के बराबर है। तुम्हारा जो ओमेगा होगा वो ऊपर की तरफ होगा, भाई ओमेगा वेक्टर तो अपना ऊपर की तरफ ही तो है, और मुझे पता है कि जो कोरलेस फोर्स होता है, जो अपने पास कोरलेस फोर्स होता है वो क्या होता है, कोरलेस फोर्स अपने पास होता है
2m v रिलेटिव वेक्टर या v रोटेटरी वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। तो मेरे हिसाब से अगर तुम क्रॉस करके देखोगे तो ये तुम्हारा जो आ रहा होगा ना, वो तुम्हारा आ रहा होगा बार की तरफ। तो कोरिलेस फोर्स आ रहा है बार की तरफ, कितना आएगा 2m वी आर इंटू ओमेगा। अब मुझे पता है कि ऑब्जर्वर के फ्रेम में तुम्हारा जो ये बीड है ना, वो बेसिकली बस इस तरफ ही मूव कर सकता है, तो इस तरफ ही उसके पास एस्केलेशन हो सकता है ऑब्जर्वर के फ्रेम में। तुम्हारा इस तरफ ऑब्जर्वर के पास एस्केलेशन नहीं हो सकता ऑब्जर्वर के फ्रेम में, तो इस तरफ नेट फोर्स जीरो होना चाहिए ऑब्जर्वर के फ्रेम में। तो ये कोरिलेस फोर्स को काउंटेबल कौन करेगा, बेसिकली नॉर्मल करेगा। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2m वी आर इंटू ओमेगा। और ये नॉर्मल कौन अप्लाई कर रहा होगा, अप्लाइड बाय द रॉड। अब तुम ये देखो, अगर तुम रॉड का एफबीडी बनाओ, जैसे क्लिप पे बना लेता हूँ, तो रॉड है ना बीड पर नॉर्मल अप्लाई कर रही है, तो बीड भी तो रॉड पर नॉर्मल अप्लाई करेगा, जो कि एन के बराबर ही होगा एक्शन रिएक्शन के पेयर के रूप में। ये वाली दूरी कितनी है, आर के बराबर है। ये अपने पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इस नॉर्मल के कारण इस एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क आएगा ना, वो नीचे की तरफ आएगा एन इंटू आर। तो इस टॉर्क के कारण जो ये ओमेगा है ना, वो कम होगा। ओमेगा अपना क्या होगा, कम होगा, लेकिन ओमेगा का तो कांस्टेंट रखना है। तो ऑफ कोर्स ही बात है कि जो एक्सटर्नल एजेंट है ना, वो इस रॉड पर टॉर्क अप्लाई करेगा ऊपर की तरफ एन इंटू आर के बराबर, ताकि जो नेट टॉर्क है वो जीरो हो जाए, ताकि अल्फा जीरो हो जाए, ताकि ओमेगा क्या रहे रॉड का, कांस्टेंट मेंटेन रहे। तो जो एक्सटर्नल एजेंट है वो कंटिन्यूसली रॉड पर टॉर्क अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब तुम देखो इधर ओपन को क्या निकालना है कि एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क डन करा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। तो ये किसके बराबर होगा, मेरे हिसाब से डेल्टा के ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में मेरे को बेसिकली रॉड भी लेना है और बीड भी लेना है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पर आपने वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करी है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में तो आप सारे फोर्सेस लिखते हो, तो यहाँ पर आपने वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी क्यों लिखा है भाई, नॉर्मल भी तो लग रहा था। तो क्या नॉर्मल का वर्क डन नहीं होगा सिस्टम पर, नहीं होगा भाई। तो वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द सिस्टम विल बी जीरो, क्योंकि तुम देखो जो तुम्हारा नॉर्मल वाला जो फोर्स होता है ना, वो कैसा होता है, ये तुम्हारा होता है नॉन डिफॉर्मेटिव। तो अगर तुम्हारा सिस्टम पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो अगर जीरो है, मतलब एफ नेट ऑन सिस्टम इज जीरो, नॉर्मल के कारण, मैं केवल ये नॉर्मल फोर्स की बात कर रहा हूँ, और नॉर्मल फोर्स मेरा नॉन डिफॉर्मेटिव है। तो ऑफ कोर्स ही बात है कि वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द सिस्टम क्या होगा, जीरो होगा। ये मैं स्प्रिंग फोर्स के लिए बात नहीं कर सकता। जैसे स्प्रिंग फोर्स है ना, सिस्टम पर जीरो लगता है नेट, लेकिन स्प्रिंग फोर्स का फिर भी वर्क डन आ जाता है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स हमारा डिफॉर्मेटिव होता है, लेकिन नॉर्मल तुम्हारा डिफॉर्मेटिव नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस है ना, वो बेसिकली किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। अब मुझे पता है कि जो रॉड की जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो तो कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड वो तो कांस्टेंट है ना यार, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है भाई। रॉड की काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे तुम, हाफ इनटू जो भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट, किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इनटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि वो तो प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रहा है ना, ये तो हरदम कांस्टेंट है। तो रॉड की काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी किसकी चेंज हो रही है, बीड की चेंज हो रही है। तो एक तरीके से मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी किसके बराबर होगा, डेल्टा के ऑफ द बीड के बराबर होगा, कि बीड की काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हो रही है। अब इसको सॉल्व तुम करोगे यार, मैं नहीं करने वाला इसको सॉल्व, क्योंकि अब तो ये पिछला वाला प्रॉब्लम ही हो गया एक तरीके से, कि जब बीड तुम्हारा है ना एक्सिस से R2 डिस्टेंस दूर आ जाएगा,
तो बीड के पास जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, चलो कर देता हूँ यार, मैं क्या पता तुम गलती कर दो। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि जो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर है भाई, इस तरफ का एस्केलेशन, किस तरफ का एस्केलेशन, इस तरफ का जो एस्केलेशन होगा उस रोटेटरी ऑब्जर्वर के फ्रेम में वो कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर ही तो होगा भाई। जो तुम्हारा नेट फोर्स है उसको बस मास से डिवाइड कर दो, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा वी आर डी वी आर बाय डी आर के। तो अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं लिख सकता हूं कि वी आर डी वी आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर डी आर, इंटीग्रेट इंटीग्रेट। तो जब तुम्हारा ये आर आर वन के बराबर था तो वी आर तुम्हारा जीरो के बराबर था, जब तुम्हारा ये आर आर टू के बराबर है तो ये वी आर किसके बराबर होगा, ये तुम्हें निकालना है। तो वी आर का होल स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर टू का होल स्क्वायर माइनस आर वन का होल स्क्वायर बाय टू। सही करा ना यार, हाँ, टू से टू गया, वी आर के लिए कितनी आ रही है अपने पास, ओमेगा अंडर रूट ऑफ आर टू का होल स्क्वायर माइनस आर वन का होल स्क्वायर। तो जब तुम्हारा ये बीड है ना इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से R2 डिस्टेंस दूर आ जाएगा ना, तो ग्राउंड फ्रेम में इसके पास जो वेलोसिटी होगी क्या होगी, तो इस तरफ की जो वेलोसिटी होगी वो तो वी आर हो चुकी आएगी, वो कितनी आ जाएगी अपने पास, ओमेगा अंडर रूट ऑफ R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 का होल स्क्वायर। और एक वेलोसिटी तुम्हारी इस तरफ होगी जो कि कितनी होगी अपने पास, ओमेगा R2। तो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी, वी नेट हो जाएगी अपने पास अंडर रूट ऑफ वी आर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा R2 का होल स्क्वायर। तो मतलब ये कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर टू का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर टू का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास हो जाएगा बेसिकली अंडर रूट ऑफ टू ओमेगा स्क्वायर आर टू का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वन का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या है, नेट स्पीड है। तो डेल्टा के क्या हो जाएगा अपने पास, हाफ इंटू मास ऑफ द बीड एम है, वी नेट का होल स्क्वायर, ये अपने पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की होगी हाफ इंटू एम इंटू इनिशियल जो स्पीड होगी ना केवल वो ओमेगा आर वन होगी, क्योंकि वी आर तो मेरा जीरो होगा, तो ओमेगा आर वन का होल स्क्वायर। और ये वी नेट की वैल्यू यहाँ पर ये पुट कर देना, तो ये तुम्हारे पास डेल्टा के ऑफ द बीड आ जाएगा। वही क्या होगा, डेल्टा के ऑफ द सिस्टम होगा, वही क्या होगा अपने पास, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ये क्वेश्चन का पूरा जो पोस्टमार्टम है ना वो हो चुका है, देख सकते हो। ठीक है, तो चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो 2016 में जेई में आया था, कॉम्प्रहेंशन के फॉर्म में आया था। अब तुम देखो एज सच कोरिलेस फोर्स हमारे सिलेबस में नहीं था, फिर भी ये क्वेश्चन आ गया था। तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं होता कि जो चीज़ तुम्हारे सिलेबस में वही आएगी, वो कॉम्प्रहेंशन के फॉर्म में कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अब तुम देखो इधर एक तुम्हें कुछ एक्सप्रेशन दिख रहा होगा, ये एक्सप्रेशन है बेसिकली। तो ये एक्सप्रेशन क्या है, इसको मैंने डिटेल में समझा रखा है इस वाली वीडियो में। ये वाली जो वीडियो है कि अपन रोटेटरी फ्रेम में सूडो फोर्स कैसे अप्लाई करते हैं, तो इसको बिल्कुल डिटेल में समझा रखा है। और यहाँ पर तुम देखो यूलर वाला तो एक्सप्रेशन भी नहीं लिख रखा, मैंने तो वहाँ पर तुम्हें यूलर फोर्स भी बताया है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, कौन सा वाला, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है। ठीक है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है कौन सा वाला, ये वाला जो एक्सप्रेशन है तुम्हारा वो कोरिलेस फोर्स का है, ये वाला कोरिलेस फोर्स का है। ठीक है, और ये लीनियर एस्केलेशन के कारण जो सूडो फोर्स लगेंगे वो है। ठीक है, मतलब जो ट्रांसलेशन मोशन के कारण जो सूडो फोर्स लग रहे हैं ना वो वाला है, ये वाला। यूलर वाला इन्होंने लिखा नहीं है क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है तो बेसिकली यूलर फोर्स वाला एक्सप्रेशन आएगा नहीं।
तो इसको बिल्कुल डिटेल में वहाँ पर समझा रखा है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक अपने पास सर्कुलर डिस्क है और इस सर्कुलर डिस्क में तुम देख सकते हो ये ग्रूव है, ठीक है। और ये जो सर्कुलर डिस्क है ना वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट कर रही है इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब तुम देखो इधर, अब क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया गया है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, उसको अपन जेंटली प्लेस कर रहे हैं इन द स्लॉट r vector is equals to r by 2 I cap at time t is equals to 0 and it is constant to move only along the slot। तो इस ब्लॉक को अपन जेंटली प्लेस कर दे रहे हैं r is equals to r by 2 पर, ठीक है। मतलब इस एक्सिस से जो दूरी है ना वो r by 2 है, जहाँ पर अपन ब्लॉक को जेंटली प्लेस कर रहे हैं। और डिस्क तो अपनी घूम रही है विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, कोई एक्सटर्नल एजेंट की मदद से घूम रही होगी, ठीक है। तो और ये भी तुम्हें गिवन है कि ओमेगा जो है वो तुम्हारा जेड एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। ये वाली एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्सिस तुम्हारी वाई एक्सिस है, तो बाय डिफॉल्ट ये तुम्हारी जेड एक्सिस है और ओमेगा तुम्हारा जेड एक्सिस के अलोंग ही है। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है वो अपन देखते हैं। तो तुम देखो इधर क्वेश्चन में अपन से पूछा गया द डिस्टेंस आर ऑफ द ब्लॉक एट एनी टाइम टी, और एक पूछा गया द नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क ऑन द ब्लॉक। और तुम देखो ग्रेविटी वगैरह भी कंसिडर करनी है, ठीक है। और जो ग्रेविटी होगी तुम्हारी वो बेसिकली किधर होगी, माइनस जेड एक्सिस के अलोंग, मतलब माइनस के कैप के अलोंग। तो अब तुम देखो जब मैंने इस ब्लॉक को जेंटली प्लेस कर दिया तो उस इंस्टेंट पर ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी, ठीक है, और ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। तो तुम देखो जो तुम्हारा वेट है वो तो नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, और इसको काउंटर बैलेंस कौन करेगा। ऑफ कोर्स सी बात है, जो नीचे वाली जो सरफेस होगी ना ब्लॉक पर जो नॉर्मल लगाएगा वो ऊपर की तरफ लगाएगा, ठीक है, जिसको मैं n1 बोल रहा हूँ। तो ये n1 की वैल्यू अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगी बेसिकली ये, तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगी बेसिकली ये mg के क्या है भाई, मैग्नीट्यूड तो mg के बराबर है और डायरेक्शन बेसिकली प्लस के कैप के अलोंग है। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है मैंने। अब तुम देखो जब अपन ने इसको जेंटली प्लेस करा है तो उस इंस्टेंट तो इस ब्लॉक के पास रेडियल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी होगी नहीं, मतलब इस तरफ कुछ वेलोसिटी होगी नहीं, तो वी आर तो मेरा जीरो होगा। लेकिन इस तरफ वेलोसिटी होनी चाहिए एकदम से, और इस तरफ वेलोसिटी कितनी होगी बेसिकली ओमेगा आर बाई 2, क्योंकि जो अपना डिस्क है वो घूम रहा है, तो ऑफकोर्स ये बात है कि ब्लॉक को भी घूमना ही पड़ेगा। तो ब्लॉक भी अपना बेसिकली ओमेगा के साथ घूमेगा, तो ब्लॉक के पास जो स्पीड आ जाएगी ना वो ओमेगा आर बाई 2 हो जाएगी। और ये मैंने तुम्हें बता दिया था कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग, मतलब ये वाले नॉर्मल के अलोंग, कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो तुम्हारी वेलोसिटी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो अगर डिस्क के इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा आर बाई 2 है तो ब्लॉक की भी ओमेगा आर बाई 2 होनी चाहिए, जब भी कॉन्टेक्ट मेंटेन रहेगा। ये एनएलएम में तुम पढ़ते हो वेज कंस्टेंट में। तो ये सिचुएशन है कुछ, ठीक है। और हो सकता है कि नॉर्मल कुछ ऐसे भी लग रहा हो, लेकिन मुझे पता है कि इस इंस्टेंट वो नॉर्मल जीरो होगा, मतलब ये n2 बोल रहा हूँ मैं। मतलब तुम देखो अगर मैं ब्लॉक का एक बड़ी बनाऊं तो ब्लॉक अपना कुछ ऐसे है, तो मैं तुम्हें प्रूव भी कर दूंगा कि n2 की वैल्यू भी जीरो होगी। नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल जिसको मैंने n1 बोला है, इस तरफ एक और नॉर्मल जिसको मैंने n2 बोला है। वी आर तुम्हारा कितना होगा, जीरो होगा। और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी मतलब n2 के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो होगी तुम्हारे पास ओमेगा आर बाई 2, ठीक है। तो ये मैंने जितने भी फोर्सेस ब्लॉक पर लग रहे थे ना वो रिप्रेजेंट कर दिए हैं, और ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी वो भी रिप्रेजेंट कर दिया है। अब तुम्हें क्या निकालना था, तुम्हें निकालना था बेसिकली द डिस्टेंस आर ऑफ द ब्लॉक एट एनी टाइम टी। तो अब तुम देखो मैं इस क्वेश्चन को जो सॉल्व कर रहा हूँ ना वो बेसिकली सॉल्व कर रहा हूँ मैं इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। ये ऑब्जर्वर है जो कि अपने एक्सिस के साथ अटैच है, रिजिडली अटैच है, और ये ऑब्जर्वर बेसिकली
ओमेगा के साथ ही घूम रहा होगा भाई। अगर एक्सिस अपनी ओमेगा के साथ घूम रही होगी तो ये ऑब्जर्वर भी ओमेगा के साथ घूम रहा होगा। तो ये अपना जो ऑब्जर्वर है कौन सा है, ये रोटेटरी ऑब्जर्वर है। तो अगर ये रोटेटरी ऑब्जर्वर है तो ऑफकोर्स सी बात है कि अगर मैं इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे को सूडो फोर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये ऑब्जर्वर तुम्हारा कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर रहा है, ये बस एक फिक्स पोजीशन के अबाउट रोटेट हो रहा है, मतलब इसका ओरिएंटेशन बदल रहा है। तो सूडो फोर्स के एक्सप्रेशन में बेसिकली वैसे तो चार टर्म आते हैं। एक लीनियर एस्केलेशन के कारण सूडो फोर्स, ठीक है, तो वो तो आएगा नहीं। एक अपने पास यूलर फोर्स वाला टर्म भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अल्फा मेरा जीरो है। तो जो अपने पास आएगा ना, एक तो अपने पास आएगा कोरलेस वाला और एक अपने पास आएगा सेंट्रीफ्यूगल वाला। तो जो तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल वाला जो फोर्स है ना, वो तो तुम्हारा रेडियली आउटवर्ड लगेगा, तो मेरे हिसाब से वो तो इधर लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल वाला। और ये कितना होगा बेसिकली, ब्लॉक का तो मास इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ब्लॉक और ऑब्जर्वर के बीच की दूरी जो कि आर है। मैं ये बना रहा हूँ जो एट एनी टाइम टी बना रहा हूँ मैं, एट एनी टाइम टी। तो एट एनी टाइम टी ये वाली जो दूरी है वो मैं आर मान रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो तुम्हारा ये ब्लॉक है ना, वो तो केवल इस तरफ मूव करेगा रेडियल डायरेक्शन में, वो इस तरफ मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब तुम देखो, ये तो अपना कौन सा हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। अब तुम देखो, जैसे इस इंस्टेंट पर मैं मान लेता हूं कि जो अपने पास रेडियल स्पीड है वो वी आर है। ठीक है, इस तरफ की जो वेलोसिटी होगी वो अपने पास ओमेगा आर होगी ही, ड्यू टू कंस्टेंट, मतलब ड्यू टू वेज कंस्टेंट की कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, क्योंकि डिस्क के इस वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो ओमेगा आर होगी इस तरफ। ठीक है, अब तुम देखो, ये तुम्हारा ऑब्जर्वर है जो कि ओमेगा से घूम रहा है, ये तुम्हारा ब्लॉक है, तो ब्लॉक के पास स्पीड इस तरफ तो कितनी है, वी आर है, और इस तरफ कितनी है, ओमेगा आर है। तो अगर मैं ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ब्लॉक की स्पीड कैलकुलेट करूं तो कितनी आएगी, तो वही अपना दोबारा कि वी ए बी वैक्टर, अगर बी अपना रोटेटरी वाला है तो वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर माइनस ओमेगा वैक्टर क्रॉस आर ए बी वैक्टर। तो यहाँ पर तुम्हारा ये जो ऑब्जर्वर है वो ट्रांसलेशन मोशन तो परफॉर्म कर नहीं रहा है, तो ये तो जीरो होगा। तो क्या आ जाएगा, ये वी ए वैक्टर माइनस ओमेगा वैक्टर क्रॉस आर ए बी वैक्टर। तो ऑफकोर्स सी बात है कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो ये वाला तो कुछ आएगा नहीं एक्सप्रेशन, लेकिन ये वाला एक्सप्रेशन तो आएगा ना, और ये किस तरफ जुड़ेगा, बेसिकली इस तरफ जुड़ेगा। तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये तो हट जाएगा भाई, ओमेगा आर और ओमेगा आर तो एक दूसरे को हटा देंगे, तो बचेगा अपने पास कौन सा, ये वाला बचेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर तुम्हारे ब्लॉक के पास जो स्पीड होगी ना वो बेसिकली इस तरफ होगी, और वो कितनी होगी, वी आर के बराबर होगी। ठीक है, ये मैं ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ मैं। और जो तुम्हारा ओमेगा है वो किधर है, तो ओमेगा तुम्हारा ऊपर की तरफ है। तो मुझे पता है कि जो कोरिलेस फोर्स होता है वो क्या होता है, कोरिलेस फोर्स अपने पास होता है 2m वी रिलेटिव वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। तो यहाँ पर अपने पास जो वी रिलेटिव वेक्टर है वो क्या होगा, तो वी रिलेटिव वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ वी आर आई कैप क्रॉस ओमेगा वेक्टर। कितना हो जाएगा, ओमेगा वेक्टर हो जाएगा मेरे पास है ओमेगा के कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, माइनस का जे कैप। तो ये आ जाएगा अपने पास 2m वी आर इंटू ओमेगा, और ये आ जाएगा माइनस का जे कैप। तो जो कोरिलेस फोर्स जो लग रहा होगा वो माइनस का जे कैप के अलॉन्ग लग रहा होगा, मतलब तुम देखो किधर लगेगा, मैं बता देता हूँ। तो कोरिलेस फोर्स तुम्हारा लगेगा बेसिकली इस तरफ, और कितना लग रहा है ये कोरिलेस फोर्स है, 2m वी आर इंटू ओमेगा। तो ये अपने पास क्या है, कोरिलेस फोर्स है। तो जैसे कि मैंने बोला कि
उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो ब्लॉक है ना वो तुम्हारा, वो केवल इस तरह मूव करेगा, ठीक है, इस तरह मूव नहीं कर सकता। दूसरे कलर से बना देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा तुम्हें। तो जो तुम्हारा ब्लॉक है उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में केवल ये रेडियल डायरेक्शन मूव करेगा, ठीक है, इस तरह मूव नहीं करेगा। अगर इस तरह मूव नहीं करेगा तो कोरिलेस फोर्स को काउंटर बैलेंस कौन करेगा? तो ऑफ कोर्स सी बात है कि इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जो आएगा ना, वो आएगा बेसिकली जो तुम्हारी ये जो साइड वाली जो वॉल है ना, कौन सी वाली वॉल, ये जो साइड वाली वॉल है यहाँ पर, ये जो साइड वाली वॉल है ये नॉर्मल अप्लाई करेगी, ये जो नॉर्मल अप्लाई करेगी इस तरफ, ठीक है ना। तो इसको मैं बोल रहा हूँ N2। तो N2 की वैल्यू कितनी होगी? N2 की वैल्यू हो जाएगी मेरे हिसाब से 2m VR इंटू ओमेगा, और डायरेक्शन किधर है? प्लस जे कैप कहलाऊँ, तो जे कैप कहलाऊँ। तो अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि बताओ नेट नॉर्मल कितना लग रहा है ब्लॉक पर डिस्क के कारण, तो एक तो अपने पास ये N1 वेक्टर आ रहा है और एक अपने पास ये N2 वेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो जो अपने पास जो नेट नॉर्मल लगेगा, जो अपने पास नेट नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल वेक्टर ऑन द ब्लॉक ड्यू टू डिस्क, ये अपने पास होगा बेसिकली N1 वेक्टर प्लस N2 वेक्टर। N1 वेक्टर कितना है अपने पास? mg k कैप, और N2 वेक्टर कितना है अपने पास? 2m vr इंटू ओमेगा प्लस का जे कैप। अब तुम देखो जब ब्लॉक को जेंटली प्लेस करा होगा तो जब अपना Vr तो जीरो होगा, जब Vr जीरो होगा तो N2 की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। तो इसलिए मैंने बोला था कि जब इसको अपन ने जस्ट प्लेस करा होगा ना तो N1 तो mg के बराबर होगा, लेकिन N2 किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा, क्योंकि Vr अपना जीरो के बराबर है। आ रहा तुम्हें समझ? तो ये तो होगी नॉर्मल वेक्टर की बात, मतलब ये कि नेट रिएक्शन ऑन द ब्लॉक ड्यू टू डिस्क, ये तो पूछा गया द नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क ऑन द ब्लॉक, तो वही तो अपने पास ये N1 वेक्टर प्लस N2 वेक्टर, मतलब mg k कैप प्लस 2m ओमेगा Vr प्लस का j कैप। लेकिन इसमें तुम देखो Vr एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी पुट करा गया है, तो देखते हैं यार क्या आता है ये। तो सॉल्व करते हैं इसको भी। तब तुम देखो इधर, तो बेसिकली उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, किस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में? इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में तुम्हारे इस ब्लॉक पर जो फोर्स बचा है ना, तो वो केवल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बचा है, जो कि m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर है। अगर किसी इंस्टेंट में ऑब्जर्वर और ब्लॉक की दूरी r बोल रहा हूँ तो भाई तुम्हारा, तुम देखो अगर तुम ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे तो नीचे की तरफ क्या था? mg था, ऊपर की तरफ क्या था? नॉर्मल था, जिसको मैंने N1 बोला था। इस तरफ क्या था? बेसिकली कोरिलेस फोर्स था, जो कि था 2m ओमेगा Vr। इस तरफ क्या था अपने पास? नॉर्मल था, जो कि N2 था, और बचा केवल ये, जो कि होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो ये और ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दिए, ये और ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दिए, बचा ये। तो ये अपने पास क्या? नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इन द फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इन द फ्रेम ऑफ रोटेटरी ऑब्जर्वर। सही है। तो एस्केलेशन क्या हो जाएगा उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में? तो मेरे हिसाब से एस्केलेशन हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बाय एम, जो कि कितना हो गया? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और ये किधर होगा? ये बेसिकली आई कैप के अलाउंग, मतलब एक तरीके से ये तुम्हारा ये एक्सिस भी रोटेट कर रही है, मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है। जैसे जैसे तुम्हारी ये डिस्क घूम रही होगी तो ये एक्सिस वगैरह भी ये रोटेट कर रही है, ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए तुम्हें।
अगर वो एक्सिस इस डिस्क के साथ रिजिडली अटैच है तो वैसे तो क्वेश्चन में लिखा होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर नहीं भी कर रही हो करनी चाहिए थी वैसे, ठीक है। तो एक्सिस अपनी क्या रिजिडली फिक्स्ड है, किन के साथ, इस डिस्क के साथ। तो इस तरफ वाले को हरदम, मतलब ये रेडियल डिस्टेंस वाले को या रेडियल डायरेक्शन वाले को आई कैप बोल रहा है, इस तरफ वाले को जे कैप बोल रहा है, और ऊपर की तरफ वाले को के कैप बोल रहा है ये। तो ये आई कैप और जे कैप तुम्हारे यहाँ पर रोटेटिंग वेक्टर है, ठीक है ना। इन्होंने मान लिया है कि वो फिक्स है, लेकिन वो रोटेटिंग वेक्टर है। मैं तुम्हें बता दूं, इसको मैंने बिल्कुल बड़ी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है वहाँ पर कोरिलेस एस्केलेशन वाली वीडियो में। तो अब ये जो अपने पास एस्केलेशन है, जो कि कितना आ रहा है अपने पास है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी आर डी वी आर बाई डी आर, सही है। तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर डी आर इज इक्वल्स टू वी आर डी वी आर इंटीग्रेट इंटीग्रेट। यहाँ पर तुम देखो, जब मेरा आर बेसिकली कैपिटल आर बाई टू के बराबर था तो वी आर मेरा 0 के बराबर था। जब मेरा स्मॉल आर आर के बराबर होगा तो ये वी आर किसके बराबर होगा, ये तो निकालना है। तो मेरे हिसाब से ये आएगा वी आर का होल स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बाई टू इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये टू से ये टू गया, तो वी आर की वैल्यू कितनी है अपने पास, ओमेगा अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर बाई टू का होल स्क्वायर। तो अपने पास वी आर आ गया। तो वी आर की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, ओमेगा अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर बाई टू का होल स्क्वायर। अब ये वी आर को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी आर बाई डी टी। मतलब जो अपनी एक्सेस और ब्लॉक के बीच में जो रेडियल डिस्टेंस है ना, वो किस रेट से चेंज हो रही है। तो वही अपनी ऑब्जर्वर और ब्लॉक के बीच की रेडियल डिस्टेंस भी उसी रेट से चेंज होगी, क्योंकि ऑब्जर्वर तो बेसिकली फिक्स है ना, उसका बस ओरिएंटेशन बदल रहा है। ओमेगा अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर बाई टू का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा डी टी इंटीग्रेट इंटीग्रेट। तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर ये स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर थी, कैपिटल आर बाई टू के बराबर थी। किसी भी टाइम टी पर ये स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, ये तो तुम्हें निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन तुम्हें आता होगा यार मेरे हिसाब से। तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, तो एक रिजल्ट होता है मैथमेटिक्स में, शायद तुम्हें पता भी होगा, कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपना कांस्टेंट है। तो ये आता है अपने पास लॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इसका मैं यूज़ करूँगा यार। तो मेरे हिसाब से आना चाहिए लॉन ऑफ आर प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर बाई टू का होल स्क्वायर लिमिट्स फ्रॉम आर बाई टू टू आर, और ये कितना आ जाएगा, ओमेगा टी आ जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, लॉन ऑफ और मॉड लगाना है फिर आर प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर बाई टू का होल स्क्वायर लिमिट्स फ्रॉम आर बाई टू आर इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो क्या अपने पास ये लॉन ऑफ ऊपर आ जाएगा आर प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर बाई टू का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा अपना, तो मेरे हिसाब से नीचे आ जाएगा आर बाई टू, सही है। बेसिकली लॉन ए माइनस लॉन बी इज इक्वल टू लॉन ए बाई बी, वो यूज़ कर लिया मैंने डायरेक्टली। किसके बराबर जाएगा ये, ओमेगा टी के। तो मैं लिख सकता हूँ कि स्मॉल आर प्लस अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर बाई टू का होल स्क्वायर किसके बराबर अपने पास, ये अपना बराबर होगा आर बाई टू ई की पावर ओमेगा टी के। सही करा है ना मैंने, हाँ बिल्कुल सही करा है।
तो यहाँ पर तुम देखो, अब अपन को क्या निकालना है, स्मॉल आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, कैपिटल आर बाई टू ई की पावर ओमेगा टी माइनस स्मॉल आर, दोनों तरफ मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो दोनों तरफ मैंने होल स्क्वायर कर दिया है, तो क्या आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या जाएगा अपने पास, यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर बाई फोर ई की पावर टू ओमेगा टी प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस, ये आ जाएगा बेसिकली कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर ए की पावर ओमेगा टी। ये और ये कट गया है, मेरे हिसाब से मैं लिख सकता हूँ कि कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर ए की पावर ओमेगा टी इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर बाय फोर, अंदर आ जाएगा ई की पावर टू ओमेगा टी माइनस सॉरी प्लस वन, यही आ रहा है शायद। इसको मैं इधर ले गया और इसको मैं इधर ले गया, कैपिटल आर से कैपिटल आर गया तो स्मॉल आर की वैल्यू आ रही है अपने पास कैपिटल आर बाई फोर ई की पावर टू ओमेगा टी अपॉन ई की पावर ओमेगा टी प्लस वन अपॉन ई की पावर ओमेगा टी। तो स्मॉल आर की वैल्यू अपने पास आ रही है कैपिटल आर बाई फोर ई की पावर ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस ओमेगा टी। तो ये अपने पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियल डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। ये ग्राउंड फ्रेम में या फिर उस ऑब्जर्वर के फ्रेम में सेम ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यार, तो यार यहाँ पर तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, मेरे को लग रहा है कुछ मिसप्रिंट हो गया, ये शायद ओमेगा है इधर। तो ये कैपिटल आर बाई फोर ई की पावर ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस ओमेगा टी, तो डी अपना आंसर हो जाएगा, यही होना चाहिए यार। ठीक है, तो वी आर सॉरी आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी अपन ने निकाल लिया है। एक और पार्ट था, तो वो वाले पार्ट को भी देख लेते हैं, उसमें क्या था अपने पास। अच्छा, अपने को नेट नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो यहाँ पर तुम देखो, ये अपने पास है एम जी के कैप प्लस टू एम ओमेगा, और वी आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी अपन को निकालना पड़ेगा। तो तुम देखो आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी क्या था अपने पास, ये था अपने पास कैपिटल आर बाई फोर ई की पावर ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और डायरेक्शन किधर था इसका, अच्छा डायरेक्शन से तो मतलब नहीं, मेरे को तो बस मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन तो मैंने ले रखा है ऑलरेडी। तो डी आर बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, बेसिकली वी आर ही तो रिप्रेजेंट करेगा। तो वी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, कैपिटल आर बाई फोर तो कॉन्स्टेंट है, ये आ जाएगा अपने पास ओमेगा ई की पावर ओमेगा टी, ये आ जाएगा माइनस ओमेगा ई की पावर माइनस ओमेगा टी। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये अपने पास आ रहा है कितना, ओमेगा आर बाई फोर ई की पावर ओमेगा टी माइनस ई की पावर माइनस ओमेगा टी। ये अपने पास वी आर की वैल्यू है, तो पुट कर दो, तो इंटू ओमेगा आर बाई फोर ई की पावर ओमेगा टी माइनस ई की पावर माइनस ओमेगा टी, और ये जे कैप के अलाउ क्या आ रहा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास एम जी के कैप, और ये हो जाएगा अपने पास एम ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल आर बाई टू ई की पावर ओमेगा टी माइनस ए की पावर माइनस ओमेगा टी, और किधर होगा ये प्लस जे कैप के अलाउ। तो ऐसा कुछ आ रहा है यार। तो मेरे हिसाब से जो आंसर मैच कर रहा है ना, वो अपना कर रहा है ऑप्शन सी। तो द नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क ऑन द ब्लॉक इज ऑप्शन सी। तुम देख सकते हो पूरा क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व कर लिया है। अब इस क्वेश्चन को तुम ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए होमवर्क है। जो अपन ने पहला वाला क्वेश्चन करा था ना, जिसको अपन ने ग्राउंड फ्रेम से भी करा था, तो वही सेम मेथड से करना है, तरीका यही होगा।
तो यहाँ पर अपना जो एडवांस प्रॉब्लम वाला सेशन है वो ख़त्म होता है कोरिलेस फोर्स के ऊपर। अगर बाय चांस तुम्हें कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई है तो वन ऑफ द कारण ये हो सकता है कि तुमने वीडियो प्रॉपर से नहीं देखी हो। कौन सी? जो पुरानी 2 वीडियो जो मैंने बना रखी है, तो उनको पहले देख लेना, फिर ही ये वाली वीडियो तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ आएगी। और इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड कोरिलेस फोर्स में नहीं पड़ेगा, मतलब ओलंपियाड में भी नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ तक बोल सकता हूँ। जेई में तो दूर की बात है, ओलंपियाड में नहीं पड़ेगा। ये मोर देन सफिशिएंट है, इतना डिटेल में कहीं नहीं पढ़ाया जाता। तो चलो ठीक है, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।